जिन लोगों ने यहाँ दफा 370 को हटवाया, जिन लोगों ने यहाँ स्टेट को तोड़वाया, जिन लोगों ने स्टेट हमसे छिनवाई, वही 2-3 लोग बात कर रहे हैं कि जनाब वहां रेजोल्यूशन में कुछ और था। बाहर लाइए ना उसको। क्या है रेजोल्यूशन में? फर्स्ट क्लास तरीके से पहला रेजोल्यूशन स्टेट का ये चले गया कि हमें फिल फोर्स स्टेट वापस आ जाए। दूसरा रेजोल्यूशन ये आया कि हमें 370 जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो हमें वापस मिल के अभी वक्त लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द स्टेट वापस आएगी। वो हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। नहीं, जल्द अज जल्द कब तक? अब अगर मैंने देनी होती तो मैं लेता ही नहीं। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत काम कर रही है और नए नए ऐलानात आप सब लोग सुनते हैं और उसके बाद उन ऐलानात के ऊपर जो है अलग अलग तज्जिए भी किए जाते हैं। हमारे साथ हैं शरशाद मटनू जी, जो चिनाब खित्ते की निगरानी करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि चिनाब खित्ते में किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में बदलाव करेगी। शरशाद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कारभार संभाला और उसके बाद सबसे पहला ऑर्डर स्कूल टाइमिंग्स का हुआ। स्कूल के कुछ सेशंस चेंज किए गए, उसके बाद सिलेबस में भी रियायत दी गई। जितने भी फैसले अभी तक हो रहे हैं वो फैसले एज रिलैक्सेशन का हो, जो केएस की एज रिलैक्सेशन की गई। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं, क्या वो वादे मुकम्मल और पूरे होंगे? क्योंकि कुछ वादे ऐसे हैं जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। और दूसरी बात कि क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उन्होंने जो कहा है वो अपनी बातों पे टिकेंगे? देखिए, सवालात आपने एक साथ में 4-5 के। पहला सवाल आपका कि जो उमर साहब ने पहले ही कैबिनेट में अप्रूव किया आपका जो स्कूल टाइमिंग का चेंज करना, या उसके बाद जो आपका एज रिलैक्सेशन। देखिए, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात की जाए, अगर उन्होंने करना होता या किया होता तो हमारी सरकार बनने से पहले कर लेते। ये जवाब आ गया। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा, आवाम की अच्छाई के लिए होगा। देखिए, सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादा किया वो आवाम को सामने रख के किया, और हुकूमत आवाम के लिए है, आवाम ही बनाती है और आवाम के लिए ही हुकूमत काम करेगी। आपने देखा जिस तरीके से आज गालबन महीना होने को जा रहा है हुकूमत को, और इस महीने के अंदर एकदम अवामी फैसले लिए गए जिससे आवाम भी बड़ी खुश है। आपने देखा होगा जम्मू के अंदर भी और कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी, पूरे दोनों सूबों के अंदर, खिते चुनाव के अंदर, पीर पंजाल के अंदर, कि आवाम में खुशी की लहर है कि हमारी अपनी सरकार बनी है। और जहाँ तक बाकी वादों की बात है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादा किया है वो वक्त के साथ साथ पूरा करेंगे। शरशाद जी, पीर पंजाल को आपने रिप्रेजेंटेशन दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपने पीर पंजाल का बनाया, जम्मू से भी आपने एक मंत्री बनाया, कश्मीर से तो है ही, लेकिन चिनाब खित्ता कहाँ गया? क्या चिनाब खित्ते से एक भी लीडर आपको नहीं मिला कि जिसको आप मंत्रालय दे पाएँ, जिसको आप रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ? क्योंकि उन लोगों ने भी आपका साथ दिया। देखिए, ये पहला मरहला है, अभी पूरी कैबिनेट बनी नहीं है। आपको पता है कि चिनाब को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यही तो अवामी सरकार का फ़ायदा होता है। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है कि चिनाब को पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, होम मिनिस्ट्रियाँ मिली, हर किस्म की मिनिस्ट्री चिनाब में मिली, आपके PWD की मिली, आपका एग्रीकल्चर की मिली, हर एक मिली। तो इस वक्त भी हम उम्मीद रखते हैं और हमें पूरा भरोसा है उमर साहब की क़यादत पे, फारूक साहब की क़यादत पे, कि इस वक्त भी चिनाब में भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। क्यों, यूनियन टेरिटरी है, हमारा सरकार के साथ झगड़ा लगा हुआ है कि स्टेट आ जाए। स्टेट आ जाएगी तो मंत्रालय भी बढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी में न ही मंत्री लेने। तो आपको ये मैं बताऊँ कि पीर पंजाल ने एक ओवरवेलमिंग ये दी है आपको, क्या कहते हैं जी, हमें मेजॉरिटी वहाँ से दी है। शरशाद जी, जिस तरीके से चिनाब खित्ते ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, तो वो तो आपके पास सिर्फ प्यारे लाल जी हैं जो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और उसके बाद जो है आपके राजू जी हैं जो रामबन से हैं, और आपके बानीहाल से हैं। 3 सीटें आपकी झोली में गई है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या उन 3 में से, मैं कहता हूँ बानीहाल के जो आपके कैंडिडेट हैं वो तो बहुत सीनियर और बहुत ही उम्दा कैंडिडेट है, उनको भी आप जो है मंत्रालय दे सकते थे, ये दिखाने के लिए कि हमने सब खित्तों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। जबकि बात सिर्फ जो ये हुई कि आपने जम्मू
और पीर पंचाल को रिप्रेजेंटेशन दी। चिनाब खित्ता कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं। फिर आपके सवाल का वही जवाब है कि खित्ते चुनाव को कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इग्नोर नहीं किया है, ना करेंगे। अभी काम हो रहा है इसके ऊपर, आप इंतज़ार करें, आप देखेंगे कि खित्ते चुनाव में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और दूसरा आपने कहा कि स्टेट आ जाएगी, तो जो रुख है ख़ास तौर पे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 नॉमिनेशन जो बाज़ाब्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से आनी है, वो भी जो है उसका काम चल रहा है और आने वाले वक्त में आपको वो 5 रिप्रेजेंटेशंस भी दिखेंगी। तो आप किस तरीके से स्टेट की जो आप बात कर रहे हैं कि स्टेट वापस आएगी, स्टेट वापस आएगी, उमर साहब स्टेट वापस लाएंगे, तो वो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेटर्स केंद्र सरकार और ख़ास तौर पे यूटी की सरकार के बीच में दिखें, और उसके बाद केंद्र सरकार और यूटी सरकार जो है वो इंडिकेटर्स देके हम ये कहेंगे कुछ हो रहा है, डिप्लोमेसी कुछ हो रही है, बातचीत कुछ हो रही है, जिसके ऊपर जो है स्टेट आएगी। देखिए, इसके अंदर साफ साफ सीधा सीधा सी बात है, इसमें डिप्लोमेसी की कोई बात ही नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जनाब स्टेट जम्मू कश्मीर को हम चुनाव के बाद वापस दे देंगे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा वो होना नहीं चाहिए। चलिए, अभी वक्त लग रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द स्टेट वापस आएगी, वो हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। नहीं, जल्द अज जल्द कब तक? अब अगर मैंने देनी होती तो मैं लेता ही नहीं। फिर भी कुछ ऐसी खबरें भी आई कि 9 नवंबर से पहले जो है स्टेट आएगी, उसके बाद जो है अब दिसंबर 9 के आसपास में चली गई है। तो कोई ऐसी, क्योंकि पार्टी लाइन के ऊपर आप भी हैं, पार्टी के बीच में बातचीत तो होती होगी कि भाई स्टेट कब आएगी। नहीं तो अगर यही शगुफे हैं कि भाई साहब आएगी आएगी आएगी, तो वो तो फिर 5 साल निकलने के बाद ही आएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, शगुफों की बात नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई खबर है कि कब आएगी। इतना मैं डेड श्योर हूँ कि स्टेट जम्मू कश्मीर का आदमी जो है हक रखते हैं, हर नागरिक यहाँ का हक रखता है स्टेट का होना, फुल स्टेटहुड होना। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हर फोरम पे आपने देखा, जब हमारी असेंबली बनी, गवर्नमेंट बनी, तो पहला रेजोल्यूशन असेंबली ने कौन सा पास किया कि हमें फिल फॉर स्टेटहुड वापस चाहिए। नहीं, वो तो चलो, वो तो अलग बात है ना, तो 370 के ऊपर बात चल रही थी, वहाँ पे जब अंदर रेजोल्यूशन में देखा गया तो कुछ और था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम असेंबली, बिकॉज हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, वो हंगामा हुआ, हंगामा किसने किया, कैसे किया, वो पूरी दुनिया ने देखा, लोग जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा। मैं डेवलपमेंटल लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर स्टेट के ऊपर बात की जा रही है, यूटी से स्टेट बनाने की बात की जा रही है, तो उसमें किस तरह का प्रावधान होगा, किस तरीके की बातचीत चल रही है, और क्या उमर साहब, क्योंकि बाज़ाब्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, अमित शाह जी से भी मिले, गडकरी जी से भी मिले, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले, राजनाथ सिंह जी से भी मिले, तो क्या उस मील मिलाप के बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि भाई हम ये माने कि आने वाला सत्र जो लोकसभा का है उसमें स्टेट आ सकती है? उम्मीद रखें स्टेट आ जाएगी। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, जो आपने कहा कि वहाँ कुछ और कहा गया और लिखा कुछ और था, क्या आपने खुद देखा वो? देखिए, नहीं, सबने देखा। नहीं, आपने देखा? नहीं, आपके आप वो पब्लिक को दिखाइए, ये फिर वही प्रोपेगेंडा आ जाता है। मैं आपको मुझे बात, पब्लिक ने देखा, किसी ने नहीं देखा। देखिए, मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ दफा 370 को हटवाया, जिन लोगों ने यहाँ स्टेट को तोड़वाया, जिन लोगों ने स्टेट हमसे छिनवाई, वही 2-3 लोग बात कर रहे हैं कि जनाब वहाँ रेजोल्यूशन में कुछ और था। बाहर लाइए ना उसको, क्या है रेजोल्यूशन में। फर्स्ट क्लास तरीके से पहला रेजोल्यूशन स्टेट का ये चले गया कि हमें फिल फॉर स्टेट वापस आ जाए। दूसरा रेजोल्यूशन ये आया कि हमें 370 जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो हमें वापस, वो नहीं है सरशाद जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको फिर ये सुनिश्चित करवा दूं, 370 अगर वापस आएगा तो 4-5 लाख जो रेफ्यूजी हैं आपके, जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, उनको वोटिंग राइट्स उनके चले जाएंगे, उनके वो इख्तियारात चले जाएंगे। वो तो चलो बार की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको सवाल पूछूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ के ऊपर 5 बेंच के जजों ने अगर बाज़ाब्ता उसके ऊपर जो है फैसला दिया है कि जो चीज़ हुई है वो संवैधानिक हुई है और वो हो चुका है, 370 एक पुरानी बात थी, वो चली गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है उसमें तो क्लियर कट आपने लिखा है कि भाई आपने कल्चर, आपने आइडेंटिटी, आपने अपनी लैंड को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो वो तो आप स्टेट में कर सकते हैं, आप कानून बनाएं। मैं आपको तो 370 के अंदर क्या था? नहीं, 370 के अंदर क्या बात, मैं आपको बता, मुझे बात करने दे आप। मैं देखिए, मसला ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कहानी,
ये सुनाई कहानी है। आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास डॉक्यूमेंट है? क्यों नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो बाहर आया हुआ है ना, हाँ, सबने तो आप देखा। पब्लिक करो ना उसको। वो पब्लिक है, सबने देखा। कहीं भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया, मैं फिर वहीं चले जाऊंगा, स्टेटहुड का वादा किया था और 370 पे लड़ाई का वादा किया। ठीक है जी, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आपने देखा ऑनरेबल। नहीं तो फिर आप बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने तो कहा कि स्टेटहुड देंगे, वो तो तैयार है। तो फिर आपको क्यों ये चिंता है? आप क्यों मुझे फिक्र चिंता मंद? नहीं, मैं मेरी बात नहीं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर और जम्मू के लोगों के साथ वादा नहीं किया था कि 370-35A को हम वापस लाएंगे? जनाब हम कहाँ मुकर रहे हैं? हम बता रहे हैं हम इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। आप उमर साहब का चीफ मिनिस्टर बनने से पहले के स्टेटमेंट्स देखिए, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट देखिए। देखिए मैं तो एक वर्कर हूं ना, तो रोड मैप क्या है? आप सुनिए ना, मैं पूरा बताऊंगा आपको। हमने बार बार ये चीज कहा, टॉप लीडरशिप से नीचे वर्कर, एक आम वर्कर तक यही बात कही कि 370 जिन लोगों ने हमसे लिया उनसे हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमें देगा कौन? जब लाइक माइंडेड लोग ऊपर आ जाएंगे कब आएंगे? सरशाद जी आप भी समझ सकते हैं, ये लोकतंत्र है। नहीं मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। बिल जब आता है, कोई भी बिल जब लाया जाता है, पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है कंसेंट के लिए। सही है गलत है? आपकी लोकसभा में लेट्स सपोज आपके लाइक माइंडेड लोग आ गए, ठीक है, और आपकी राज्यसभा में लाइक माइंडेड नहीं है, तो तब आप क्या करें? मैं आपको बताता हूं। अब आप सही मुद्दे पे आए। आपने कहा कि रेजोल्यूशन कोई भी मूव करने का तरीका है। नहीं रेजोल्यूशन नहीं, बिल। हाँ, बिल पास करने के लिए तरीकाकार का। तो जब 370 को एब्रोगेट किया गया तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया? सेम वो अपर हाउस से शुरू हुआ था, राज्यसभा से शुरू हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा उसका चेक करें और चेक अपना वो डाटा करें। मैं कह रहा हूं दोनों सदनों से पास हुआ था। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के कानून में ये पहली बार हुआ। जब भी कोई कानून बनता है, कोई भी बिल पास होता है, इंप्लीमेंट होता है, वो शुरुआत लोअर हाउस से अपर हाउस की ओर होता है। 370 को 35A को एब्रोगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त क्या किया कि शुरुआत राज्यसभा से की। ठीक है जी। और दूसरा हमारा ये मानना है, हम इसके ऊपर, मैं कह रहा हूं क्या दोनों हाउसों की कंसेंट नहीं थी उसमें? मना कौन कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो तरीकाकार था वो गलत था। आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि विल ऑफ द पीपल जम्मू कश्मीर की नहीं ली गई, आपको ये एतराज है कि अपर से लोअर हाउस में आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं वही बता रहा था कि अगर आपने हमसे आर्टिकल लेना था, उसको आपने पहले जम्मू कश्मीर असेंबली से सहमति लेनी थी, यहां से बिल को पास करवाना था। जिस तरीके से हमने वापस लेने के लिए पहले यहां रेजोल्यूशन, सुनिए पूरी मेरी बात, जिस तरीके से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां फिर आवाज उठाई है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज से 2/3 मेजॉरिटी से आपका बिल पास हुआ, 61-62 लोगों के वोट्स उस पर आए। ठीक है जी। फिलहाल लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई आपने वोटिंग ही नहीं की, वो सिर्फ 3 मिनट का वो वक्फा था, उसी में सब कुछ हो गया। तो आप ये कैसे मानते हैं जिस आदमी ने आपका घर तोड़ा हो वो बोलेगा मैंने तोड़ा है? यार बीजेपी से हमें उम्मीद ही क्या है? नहीं उम्मीद तो अगर आप मोदी जी से मिलने गए, अमित शाह जी से मिलने गए, तो उम्मीद तो वही है। सुनिए, मोदी जी से मिलना इज नॉट बीजेपी से मिलना। मोदी जी इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। ठीक है जी। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी आपके होम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी। वो तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है ना। वो कोई बीजेपी के होम मिनिस्टर नहीं है, वो कोई बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कोई बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। आप चीज़ों को मिक्सअप ना किया करें। जब भी आप लोग, हमारे दोस्त मीडिया के भाई बात उठाते तो बात को समझा करें, बात क्या है। इस वक्त उमर अब्दुल्ला मिलने नहीं गया, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब गए। ठीक है जी। और मिले किससे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये तो हर स्टेट का सीएम पीएम के साथ मिलता है, कोई भी पीएम हो, कोई भी सीएम हो। अगर यहाँ कोई और सीएम बना होता या देश के अंदर कोई और रोड मैप बताए आप 370 वापस कैसे? रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो रोड मैप था, हमने पहले जो लोगों के साथ वादा किया था कि जब हम हुकूमत में आएंगे, जब हमारी हुकूमत पहले स्टेटहुड आएगी, पहले स्टेटहुड नहीं आएगी, कि हम पहले ही सबसे पहला असेंबली का में काम करेंगे, हम स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे, 370 35A के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। वो आप, मैं सरशाद जी इस पे कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा कि उसमें कहीं पे भी जिस तरीके से आपने कहा कि भाई लोगों की हित नहीं ली गई, लोगों से राय नहीं ली गई, वो कहीं उसमें लिखा नहीं है। अब आपको जब वो कागज़ मेरे पास आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देख लेना। अब इसमें ये चीज़, मसला ये है कि जनाब वो लोग जिन्होंने पास किया वो किसने बनाए हैं?
वो लोगों ने बनाए हैं। आपको ये चीज समझ देखिए, विद इन असेंबली वहीद पर्रा का भी रेजोल्यूशन आया, उसके ऊपर ऐतराज हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहीद पर्रा क्या रेजोल्यूशन लाएंगे? क्या ये जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं पता? क्या ये आपको नहीं पता है कि यहाँ 370 तुड़वाया किन लोगों ने? किन की सरकार, किन्होंने भाजपा को अंदर लाया, किन्होंने भाजपा के साथ अकॉर्ड किया? अब क्या बातें कर रहे? आप तो वहीद पर्रा की जुबान मुझे बता रहे हो। सवाल ये है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में कहा, जो लोगों के साथ वादा किया, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया, वो वादा असेंबली में जाके पूरा किया या नहीं किया? नहीं, वो तो आपको पता होगा। हाँ, आपको क्यों, आपने नहीं देखा? जब पहली असेंबली लगी, ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा कैंपेन में कि जनाब हम असेंबली पहुंचेंगे तो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है जी, और मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन पास हुए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक है। क्या आपको लगता है कि लोग संतुष्ट है जो उमर साहब ने वहाँ पे रेजोल्यूशन लाया बाज़ाब्ता, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन मूव किया, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो काफ़ी है अब 370 के लिए? लड़ाई है जनाब, हजूर, हमने आपसे कहा कि ये लड़ाई है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने रेजोल्यूशन मूव किया बस वही उतना काफ़ी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, देखिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, इसमें कोई ये चीज़ किसी को। अच्छा शशाद जी, अब 370 बहुत हो गया, आप मुझे बताएं कि बगलियार है, रटले है, पकड़डूल है, डुलहस्ती है, उसके अलावा किरथई है, कीरू है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में कुछ बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ पावर जनरेट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अहद भी किया था कि हम इन पावर प्रोजेक्टों को वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे। क्या उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद इसके ऊपर भी पेशरफ्त कुछ करेंगे? देखिए, मैं आपको ये खबर दूं, एक गुड न्यूज़ है आवाम के लिए भी और आपके लिए भी। जो भी फैसला होगा वो आवाम के हित के लिए होगा और फैसले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे आपके बड़े सारे जो मामलात यहाँ जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हैं वो भी हल होंगे, और जो हमने रोजगार का वादा किया है वो भी होगा, और 1 लाख, हाँ, वो भी होगा। और जो बाकी मामलात हैं, जैसे आपने ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की, इनके ऊपर भी पूरी सोच विचार चली हुई है। इसके ऊपर जल्द फैसले होंगे। जब फैसले होंगे तो आप इम्प्लीमेंट भी होते हुए देखेंगे। ये भी सुना गया है कि डेली वेजेस को फेज वाइज जो है मुस्तकिल किया जाएगा, परमिट किया जाएगा। तो क्या सीएम उमर अब्दुल्ला इस पे बड़े गंभीर हैं या सिर्फ शगुफे हैं, जो महबूबा मुफ्ती जी ने भी जब वो उनने कारबार संभाला था उनने भी ये शगुफा डाला था कि हम फेज वाइज इनको जो है परमिट करेंगे? देखिए, मैं तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो भी फैसला होगा वो आवाम के हित में फैसला होगा, आवाम की बेहतरी के लिए फैसला होगा। अब कौन सा फैसला कब होगा ये मैंने, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं, मैं पार्टी का तंजीम का हिस्सा हूं। पार्टी में फिर भी बातचीत चलती है, पार्टी का तो पार्टी की पार्टी लाइन भी एक चीज़ होती है। मैं बता रहा हूँ, पार्टी इसके ऊपर जोर दे रही है और पूरा कमिटेड है ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब कि आवाम को रिलीफ दिलाया जाए। जो 10 साल में लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो तंग किया गया है, वो रिलीफ मिले लोगों को। अब आप ये बताएंगे कि यार एक घर को डैमेज करने में 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, तो उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा भाई साहब। वो रिपेयर एक दिन में नहीं होगा। अब अगर कोई ये चीज़ उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि यार अब उमर साहब आ गए हैं तो एकदम से होगा, चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, जो पहला ही स्टेप लिया मैंने, आपको असेंबली की बात की, आपके स्टेटहुड की बात की, उसके बाद इतना बड़ा स्टेप लिया जो एजुकेशन में हमारी बहुत बड़ी बार हमने कौंसिल में इस मुद्दे को उठाया, बड़ी बार इस चीज़ की डिमांड की। इवन कि हमने यूनियन मिनिस्टर को एक बार रिप्रेजेंटेशन दी है इस बारे में कि जनाब ये जो सेशन में हमारे बच्चों का बड़ा लॉस हो जाता है, इसको सेशन को चेंज किया जाए। कोई नहीं सुनता था। तो जनाब ये क्रेडिट तो उमर साहब को देना यार, जो काम किया उसका तो क्रेडिट। उसके साथ साथ सुनिए, मैं क्रेडिट देने वाला नहीं, मैं सबसे सवाल सिंपल पूछता हूँ। जो ये ऑर्डर किया गया है, ये कोई भी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर कर सकता था, कर सकता था। नहीं, चलो वो तो अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ कि कर सकता था। तो मुझे नहीं लगता है जैसे डेली वेजर को परमानेंट करना, अगर ये फैसला हो तो ये एक श्रेय है जो चीफ मिनिस्टर को दिया जा सकता है, या कोई पावर प्रोजेक्ट लाने हो, ये श्रेय है। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये एक छोटा सा मुद्दा था जिस मुद्दे को मुझे नहीं लगता है कि ये चीज बोलनी चाहिए। नहीं, शायद आपको ये नहीं पता, वो डेली वेजर हो, वो परमानेंट मुलाजिम हो, इन्हीं बच्चों में से लगता है। नहीं, बच्चा लगता है, सुनिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये उतना बड़ा इश्यू सीएम के लिए नहीं था। मैंने इशू नहीं कहा बड़ा था, लेकिन पब्लिक के लिए था ना। पब्लिक ये चाहती थी डेली वेजर का परमानेंट हो, वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि कैबिनेट फैसला लेगी, आवाम के हित में फैसले होंगे, आवाम की बेहतरी के लिए फैसले होंगे। अब बताएं, डोडा से आप खुद ताल्लुक रखते हैं, डोडा गुन्ना से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं डिस्पेंसरीज में। आरोग्य मंदिर बनाए गए, उनका नाम बदला गया, नाम बदलने के बाद इवन पेंट भी अच्छा किया गया, लेकिन उन मंदिरों में जो है पुजारी नहीं दिखते हैं, वो पुजारी गायब हैं। तो
आपको लगता है, क्योंकि शायद ये भी मैं आपको बता दूं कि उन मंदिरों में होना चाहिए था एमबीबीएस डॉक्टर, और वहाँ पे बैठते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, बहुत अच्छा। और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बाज़ाब्ता एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपको एमबीबीएस के डॉक्टर्स इन आरोग्य मंदिरों में दिखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और इसमें भी आपको फिर मैं वहीं ले चलूँगा कि ये भी क्रेडिट आपको उमर साहब को देना चाहिए, उमर साहब लेड गवर्नमेंट को देना चाहिए, मैडम सकीना जी को देना चाहिए। अभी हालिया दिनों में ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, नहीं, मैं नहीं करता हूं, मतलब कोई भी बात करता है, मैं भी करता हूँ, ये कोई आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल यहाँ इकतदार संभाला, नाम बदलने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया जनाब। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुनिए, दिखेंगे डॉक्टर वहाँ, बिल्कुल दिखेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, वहीं पहुंचूंगा। एक हेल्थ सेंटर का नाम बदल के आप मंदिर रख दो या मस्जिद रख दो, भैया हेल्थ सेंटर डॉक्टर के साथ चलता है, नाम कुछ भी रख दो, ABC, जो हमें को फर्क नहीं पड़ता। वहां डॉक्टर होने चाहिए थे, नहीं थे, नहीं है, ये आप मानते हो, ये आपने खुद बोला। नहीं, मैंने खुद देखा। लेकिन जब उमर साहब की सरकार आई, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 या 13 आपके डॉक्टर्स आए, ये तो क्रेडिट देना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स हुई, लेटर्स दिए गए, और मैं आपको अपने गुंदरा की बात कहूँ, PHC गुंदरा में डॉक्टर आया, PHC टांटा में डॉक्टर आया, बल्कि अगर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं पूरी बात करूं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूं, आपका जकियास में डॉक्टर आ गया, आपका टांटा में डॉक्टर आ गया, आपका ठाठरी में डॉक्टर आ गया, मतलब ओवरऑल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या वो डॉक्टर बैठेंगे पूरा, मतलब जितनी उनकी ड्यूटी होती है? बिल्कुल बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो घर जाएंगे। इसमें तो देखिए 2 चीजें होती हैं। अब ये परमानेंट डॉक्टर्स आए हैं, ये कोई वो नहीं है कि दूसरा एक और सवाल आपसे कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा मिशन, हर घर नल और हर घर साफ जल, ठीक है, आपके इलाके में बहुत दिक्कतें हैं, और जो स्कीम्स में पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी देखी कि पाइपों में पानी ही नहीं है, और जो स्टोरेज, वाटर स्टोरेज के लिए जो टैंक्स बनाए गए हैं उनमें पानी गया ही नहीं, और जो है वो स्कीम अप्रूव भी की गई, पैसा भी निकाला गया, वो सब। क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? क्या उनके ऊपर भी कोई लगाम लगेगी? और ख़ास तौर पे बिजली विभाग का जो बिल है, वो आप ही के इलाके के, आप ही के वोटरों के 800, 900, इवन 1200, 1500 आए, क्या उनका भी कोई रिलीफ मिलेगा उनको? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है जो आपका पहले JJM का है। आज ही गालबन में ऑनरेबल JJM मिनिस्टर जावेद राणा साहब से मिला, और इसके ऊपर हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला राणा साहब से। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कमेटी बना रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे कि JJM एक बड़ी अच्छी स्कीम सेंटर की थी। ठीक है, जो अच्छा काम है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत काम है, वो लोगों को रिलीफ देने का एक काम था कि हर घर में पानी पहुंचेगा। उसके ऊपर अब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मॉनिटरिंग होगी, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा वो होगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी तो आप देखेंगे कि JJM स्कीम बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरे स्टेट के अंदर, ना कि सिर्फ मेरे इलाके में या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरा अस्ट्राइल स्टेट में जो है एक अच्छे मतलब वो टैंक जिनमें पानी नहीं आ रहा, पानी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए। देखिए, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जनाब, मैं आपको लोकेशन देता हूँ, आप ही की इलाके का एक गाँव है जिसका नाम कलिहांड है, वहाँ पे पहले एक टैंक बनाया गया जिसमें पानी नहीं गया, ठीक है, उसके बाद एक नया टैंक उसी के नीचे बनाया गया, ठीक है, वो खबर मैंने की थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उस टैंक में पानी गया नहीं गया वो बात की बात है, लेकिन जो ऊपर टैंक बनाया गया लाखों पैसा खर्च करके, उसमें आज तक पानी नहीं गया है। ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की, मेरी भी खास करके, कि अगर ऐसा हुआ है मेरे इलाके में नहीं, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये ब्लॉक में नहीं पड़ता था। अगर आपको ये मिस्टेक इलाका मैंने कहा, मैंने इलाका, आप डोडा से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे नॉलेज में भी नहीं आया, अगर आया होता तो मैंने भी डीसी साहब से बात की होती। अगर ऐसा है तो ये अनफॉर्चुनेट है, और मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, आज आपने कहा कि मैं आज ही DC साहब से भी बात करूंगा, और एक्शन जो JJM के हैं उनसे भी बात करके, और बिल जो लोगों के बिल है, एस्केलेशन बिल, वो हमने भी खबरें की। डोडा से, कि मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के हर इलाके में जो BPL लोग हैं, जो AAY के लोग हैं, मैं बताते उनके जो है एक्स्ट्रा, उस पर मैं आ रहा हूँ। पहले मैं ये कंप्लीट करूँ कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप मुझे वो इस इंटरव्यू के बाद लोकेशन पूरी वो मुझे दे देंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर चेंज आ जाएगी, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बिल्स का कहा, बार बार हमने इसके ऊपर बात उठाई है, और मैं बड़ा होपफुल हूँ, क्योंकि ये PGD विभाग जो है खुद उमर साहब ने अपने पास रखा हुआ है। तो मेरी आने वाले दिनों में उमर साहब से मीटिंग भी है, मुलाकात है, तो मैं
ये सब बातें उनके साथ करूंगा, उसके बाद मैं एक ऐसी पोजीशन में होऊंगा कि मैं आपको अप्रोप्रिएट आंसर दूं। लेकिन तब भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारी सरकार हुआ करती थी 107 108 रुपये आता था एक 199 रुपये लास्ट था, लास्ट 199 गया था। लेकिन जो जब हमारी सरकार, मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी, कहने का ये मतलब है कि आज सच में एक गरीब आदमी को बड़ा ज़्यादा बिल आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और मैं आपको ये बताऊं कि जो बीपीएल कैटेगरीज हो हैं, उसका हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ है और इसके ऊपर सरकार काम कर रही है कि बीपीएल वालों को बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये हमारे साथ है शरशार नटनू जी, जिन्होंने बहुत दावे तो कर लिए। अब वक्त है, बिकॉज हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, सरकार अभी अभी बनी है, वक्त दे दो। 1 साल तक देखेंगे कि जो इनके वादे हैं वो मुकम्मल और पूरे होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं फिर इनसे बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या जनता इनको दोबारा चुनेगी या जनता किसी और को चुनेगी। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।